जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप मित्रों? मैं जितेंद्र शर्मा द कंटेंट स्टूडियो में आज फिर से आपके सामने हूं और हमारे साथ हैं आज के हमारे गेस्ट श्री अखिलेश चौधरी जी, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से शुरुआत करते हुए आज फिल्म राइटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है और हम सभी लोग आज उनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार अखिलेश जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ जितेंद्र जी। सब अखिलेश जी, काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपका जैसा सफ़र है पत्रकारिता से होते हुए आज आप फिल्म की लेखन की दुनिया में हैं और फिल्म लेखन में भी जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, जितना मैं आपके बारे में जान पा रहा हूँ, समाज को आईना दिखाने का कार्य आप कर रहे हैं। समाज की उन चीज़ों को आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं, चाहे वो सरकार के हित की हो, सरकार जनता के हित के लिए कर रही है या जिसमें जनता का अहित हो रहा है। तो ऐसा आप जैसा व्यक्ति जो समाज को आईना अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से दे पा रहा है, इसके लिए आपका ढेर सारा आभार एवं धन्यवाद। तो अभी विषय हम लोगों का है अखिलेश जी कि जैसे आज का नया भारत जो कंटिन्यू कहा जा रहा है कि नया भारत है ये, तो इस नए भारत से क्या तात्पर्य मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप इस नए भारत को किस रूप में देखते हैं? जितेंद्र जी, जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, नए भारत को जानने से पहले हमें अपने पुराने भारत को सबसे पहले जानना जरूरी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपको अवश्य बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक हम अपनी पुरानी चीज़ों को, मतलब एक कहावत भी है कि इतिहास उन्हीं का बनता है जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, पर इतिहास को पढ़ते हैं। क्योंकि इतिहास का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपका इतिहास नहीं सम्मान करेगा और आपका इतिहास नहीं बनेगा। तो हमें अपने पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हमारा हिंदुस्तान कैसा था, क्या माहौल था, कैसे लोग थे, क्या सौहार्द था। तो जहां तक मैंने महसूस किया है उस हिंदुस्तान को, राजनीति तब भी होती थी, राजनीति आज भी होती है, लेकिन राजनीति उस हिंदुस्तान में, हमारे पुराने हिंदुस्तान में चूल्हे तक अटैक नहीं करती थी। मतलब व्यक्ति, ठीक है, नेताजी आए हैं, कैंपेन करने के लिए आए हैं, आज विधायक जी आए हैं, ठीक है, वो सड़क पे 25-50 लोगों का हुजूम लेके और निकल गए, हो गया उनका चुनाव, आया चला गया, सब चीजें। तो राजनीति में हर व्यक्ति विद्रोही बन के या फिर नफरत भरी भावना से या फिर बहुत ही उद्वेलन की भावना से शामिल नहीं हुआ करता था। बहुत ही ठीक ठाक माहौल था कि ठीक है भैया, काम आम हो रहा है, सबका काम चलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास अगर सही मायनों में देखा जाए तो हमें उस समय का ज़्यादा अनुकूल समझ में आता है। तो वही है कि नए भारत का जो आज आपने प्रश्न किया है कि नए भारत को लेके क्या लगता है, तो नया भारत बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है। हम एक आज 2026 चल रहा है, 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं बताऊं कि आपको, मैं जब इंटरमीडिएट में था उस समय ये मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं आई थी। ये बात है 1999 की, 1999 की। निबंध प्रतियोगिताएं वगैरह स्कूल में हुआ करती थी। बिल्कुल। मैं विद्या मंदिर में पढ़ा करता था, आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करता था। उस दौरान बहुत सारे शिविर और कैंप वगैरह जगह जगह पर आयोजित होते थे। तो मैंने कविता, एक निबंध प्रतियोगिता थी, उसमें हमारे गुरुजी ने कविता लिखने के लिए बोली थी। तो हमने बुंदेलखंडी में, चूंकि मेरी स्कूलिंग बुंदेलखंड से हुई है, उड़ई से हुई है, तो एक कविता की बोले आज के 10-20 साल को इमेजिन करिए आप कि आज के 20 साल बाद का भारत कैसा हो, टेक्नोलॉजी कैसी होगी। तो उस समय अब स्कूली मन था, बाल बोध था, बहुत ज़्यादा तो जानकारी थी नहीं ना, बहुत ज़्यादा कुछ कल्पना शक्ति ऐसी हुआ करती थी कि हम आज के 20 साल का भारत कैसा होगा हम इमेजिन कर सकें। बिल्कुल। तो ऐसी एक कविता लिखी थी कि करत हते बात परदेसन से भ्रात, 4 दिना जो लगात तोता चिट्ठी ले जा, आज लगत नहीं देर पत्र पहुंचत सवेर, चाहे बात करो भ्रात को हेर हेर। हिंदी में शाब्दिक अर्थ इसका यह है कि आज जो 20 साल बाद का भारत होगा उसमें ऐसा कुछ होगा कि हम मोबाइल या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आमने सामने बात कर सकेंगे, चाहे हमारा भाई विदेश में बैठा हो, चाहे कहीं बैठा हो दुनिया के किसी भी कोने में। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाईफाई हो जाएगी, एजुकेशन का लेवल कहीं और हो जाएगा और विकास नो डाउट दिखाई दे रहा है। पहले
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे, और सूखा और ये वो तो चलो दैवीय आपदाएं हैं, आती हैं, आज भी है, लेकिन काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी ने हम कवर किया। अनुमान लगा पाते हैं मौसम का, बिल्कुल है। तो कई सारी चीज़ों से बचाव हो पाता है। हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस समय शाम को 7 बजे के बाद आवागमन बंद हो जाया करते थे, आज क्योंकि पूरी डर रात था, चलता है। डर था कि भाई डकैतों का गढ़ है यहाँ पर, भाई शाम को 5 बजे के बाद नहीं जाना है। रास्ते भी उतने सुलभ नहीं हुआ करते। रास्ते सुलभ नहीं हुआ करते थे। तो डेफिनेटली आज के टाइम पर हम जब निकलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम यहाँ से अगर कार से कानपुर जा रहे हैं तो एलिवेटेड पूरा रास्ता बना हुआ है। जो सफ़र कल को 2.5 घंटे का था, आज वो सफ़र सिर्फ 1-1.25 घंटे में पूरा हो रहा है। और उन सड़कों की वजह से बहुत सारे रोजगार डेवलप हुए हैं, लोगों को रोजी रोजगार मिले हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुलभ हुआ है। तो बहुत सारे कई सारे अच्छे आयाम नए भारत के साथ जुड़े हैं, जो हमें विकास की तरफ नो डाउट ले जा रहे हैं। पहले संदेश पहुंचाने में समय लगता था, आज की डेट में संदेश एक क्लिक पर बैठा है। क्लिक पर बैठा हुआ है, एक क्लिक करिए आपका संदेश, आप वायरल हैं। बिल्कुल है। तो वो तो डेफिनेटली, तो इसके जितने लाभ हैं उसके अनुसार नए भारत में कुछ हानियां भी आपको नजर आ रही हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तो इस सिक्के का भी 2 पहलू है। जैसे उस समय एक हम लोग, मेरे समय में भी था एक विज्ञान वरदान या अभिशाप जी, तो ये कुछ हर इसका- जगह वही है कि जी, मतलब जितना वरदान है उतने अभिशाप होने के भी चांसेस रहते हैं। बिल्कुल है। एक सर हरिवंश राय बच्चन की कविता है जो मैं यहाँ पर मौजू समझता हूँ। उन्होंने लिखा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दो हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो मुझे बहुत ही सारगर्भित लगती है उनकी ये कविता आज के समय में, कि हमें कहीं पर आगे बढ़ने से पहले जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आवश्यक। अगर हम बिना ज्ञान किए उस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो उसमें हमें आने वाली दुश्वारियों का अंदाजा नहीं है कि उसमें क्या है। उसमें पहाड़ धसक सकता है, या नदी नाले आ सकते हैं, या फिर वहाँ पर चोर डकैत हैं, वहाँ पर क्या है। आपकी इसी कविता को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय का आपका जो रास्ता है, अगर आप उसका भविष्य पता हो, आपको उसका आपका रास्ता पता हो, तब आप उस रास्ते पे चलें तो बहुत आसानी रह सकती है। तो क्या लगता है कि आज का जो उथल पुथल का माहौल चल रहा है, जी, दिल्ली में जैसा माहौल है, पूरे देश में जिस तरह उथल पुथल हो रखी है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इसको लोगों को पता है कि भविष्य क्या है, या केवल चल निकले हैं और भविष्य में जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो नहीं उम्मीद थी, उस तरह की उथल पुथल हो रही है, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जितेंद्र जी, राजनीति में मैंने 2 तरीके के लोगों का क्राउड देखा है अभी तक, जो मेरा अनुभव रहा है, जितना मैंने, जब मैं पत्रकारिता के दौरान में कवर किया करता था खबरों को, तो उस समय से लेके आज तक जब मैं प्रोग्रामिंग मीडिया में हूँ, तो मैंने 2 तरीके के क्राउड को देखा है। एक तो होती है भीड़, प्रायोजित भीड़, जिसको पैसे देके बुलाया जाता है, उनके हाथों में झंडे थमाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं। और एक भीड़ मैंने देखी है जो प्रायोजित नहीं होती, जो स्पॉन्टेनियस, उसका इनर अर्ज कहता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ के और चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जो चीज़ें गलत हैं उनका विरोध करना चाहिए। हमने 1947 का अपना स्वाधीनता संग्राम का पूरा इतिहास पढ़ा है, और बहुत सारे किस्से हैं कि किस तरीके से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से उनका विरोध किया, उनके सिद्धांतों का विरोध किया, और धीरे धीरे करके उनको देश से खदेड़ा एकजुट होकर। तो वो भीड़ प्रायोजित भीड़ नहीं थी। एक बीच में एक ऐसा ही टाइम आया था जब अन्ना हजारे साहब आंदोलन में बैठे थे, तो पूरा हिंदुस्तान में एक अजीब टाइप की कपकपी सी एक लहर टाइप की आ गई थी कि अरे नहीं नहीं, मतलब लोकपाल विधेयक को लेके और ये सब तो करना ही है। और अन्ना हजारे में वो रूप दिखाई देता था जो किसी समय 1947 के स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के चेहरे पर, या सुभाष जी के चेहरे पर, या उन महापुरुषों के ऑरा दिखाई दे रहा था। तो पूरी भीड़ निकल पड़ी थी घरों से।
वर्तमान में मुझे नहीं पता सरकार के सिद्धांत क्या हैं, सरकार के मंसूबे क्या हैं, वो किस तरफ हिंदुस्तान को ले जा रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार। और हम शुरू से मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगा, जैसे अन्ना हजारे जी का जो उद्देश्य था, जी। अन्ना हजारे जी जिसको लेके आए थे, उसमें उनका एक विषय था, उन्होंने देश में उन चीज़ों को देख रहे थे कि जिनमें देश को आवश्यकता है, जिन चीज़ों को, उसके लिए उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उनके साथ बहुत सारे सीनियर आईएएस जुड़े, कई लोग अपनी नौकरी छोड़ के वहाँ के बैठ गए, कई लोगों ने किया। अगर हम लोग आज के उस आंदोलन को और अन्ना हजारे जी से जोड़ते हैं, तो आज के आंदोलन के जो हमारे कथित प्रोटेस्ट के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जिनको दीपक के जी कुछ है नाम, जी। है ना, तो उन्होंने तो पहले ही दिन ये निर्धारित किया कि इसमें वही लोग शामिल हों आके जो घर में आलस्य में पड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, सरकार में उनकी कहीं कोई, सरकार नहीं, समाज में जिनमें कहीं कोई जगह नहीं है, जहां किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग आए और हमारे साथ कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करें। और हम लोग तिलचट्टे की तरह ही भगदड़ मचाएंगे और हर उस जगह पे पाए जाएंगे जहाँ गंदगी होगी, क्योंकि उनके विचार ही वहीं से शुरू होते हैं। और उनके छोटे छोटे कई सारे ऐसे वीडियो दिख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जब कॉकरोच पार्टी शुरू की थी तो मेरा पहला पोस्ट था, मैंने इसको भेजा क्योंकि इसके पास में 18,000 फॉलोअर्स थे ट्विटर पे। फिर मैंने इसको भेजा कि इसका आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया पे ये इन्फ्लुएंसर था। तो मतलब उन्होंने ऐसे लोग इकट्ठे किए जिनके कहीं से कोई भी इन्फ्लुएंसर्स था, कहीं भी उनके लोग थे, कहीं देश हित में कोई बात नहीं हो रही थी, कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेके उन्हें ऐसा लगा कि नहीं हम देश के लिए कुछ करने वाले हैं। आज वो देश के सबसे बड़े हितैषी बन के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई ये पेपर लीक हुआ, इसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस बात की उन्होंने ऐसी अलग जगाई है कि आज सारा देश इस बात पे खड़ा है। अब इसके पीछे देश हित में कितना है या वो किसी और के कहने पे इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि खुद की बुद्धि विवेक उनकी है। अगर हम उनको अन्ना हजारे जी से जोड़ेंगे तो वो उनके पास कहीं भी दूर दूर तक, अन्ना हजारे जी अलग जगह पे खड़े हुए थे, वो आज भी उतने ही सम्मानित और माननीय हैं जितना कि आज की डेट में ये उनसे बहुत दूर है जी। तो इनको तो मुझे लगता है कि उस प्रोटेस्ट से तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता, या उस तरह की चीजों से नहीं जोड़ा जा सकता। जितेंद्र जी, अगर मेरे अपडेट सही हैं आजकल के, तो अन्ना हजारे साहब स्वयं इस प्रोटेस्ट से जुड़ के और उन्होंने अपना वो कार्य शुरू किया है। सीजेपी के उसमें साथ चलने का उन्होंने वादा किया है कि भाई जो छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण वहाँ पर जो काम हुआ है, हाँ। तो अन्ना हजारे स्वयं बिल्कुल अभी वर्तमान में वहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हैं। कार्य होने के बाद, हाँ। मतलब जब उन्हें ये पता चला कि जिस तरह की लाठी चाली है, जिस तरह की बर्बरता हुई है, तो उसमें अन्ना हजारे जी, चूंकि उनका वो जिस हृदय के व्यक्ति हैं, उनको साथ खड़ा होना स्वाभाविक था। और मुझे लगता है कि उस लाठी और बर्बरता को देखते हुए आप भी उस प्रोटेस्ट के साथ होंगे, और शायद कहीं ना कहीं एक रूप में मैं भी उस प्रोटेस्ट के साथ हूं कि भाई ये गलत हुआ। लेकिन उद्देश्य क्या था इस प्रोटेस्ट का, इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, वो तो देश हित में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। देखिए, ये एक दिन की चीज नहीं है जितेंद्र जी। अगर इसके थोड़े से पृष्ठभूमि में जाके हम थोड़ा सा देखें, चूंकि मुझे मौका मिलता है कई स्टेट्स में भ्रमण करने का, बिल्कुल, और ग्राउंड लेवल पर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनसे रूबरू होने का। उसके अलावा जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो सोशलाइट्स हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, एनजीओ चलाने वाले लोग हों, तो हर किसी से मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे मौका मिलता रहा है और मैं उनसे रूबरू होता रहा हूं। तो इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाके हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सीजेपी जैसी कीड़े वाली पार्टी, उसका नाम ही अगर देखिए आप तो कॉकरोच जनता पार्टी, बिल्कुल है, मतलब डिस्गस्टिंग सी लगती है कि यार कॉकरोच और ऐसे कैसे। इसकी पृष्ठभूमि में जाके देखें तो पिछले बीते 4-5-6 सालों में, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, जगह जगह पर हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में छोटे छोटे इवेंट हो रहे थे, और इस इवेंट को बढ़ावा देने वाली जो बात है वो मैं बीजेपी सरकार को उसका क्रेडिट देना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि छोटे से इवेंट को, छोटे से काम को एक बड़ा इवेंट कैसे बनाना है, उसको बिल्कुल भव्य रूप देना है, और उसको कैसे पूरे देश के कोने कोने तक लोगों को पहुंचा देना है, लोगों को जोड़ देना है उस इवेंट से, कि व्यक्ति मतलब उनके उस
उनकी उस स्ट्रेटजी को, मॉडस ऑपरेंडी को बाबा रामदेव ने तो अपने ब्रांड से जोड़ के और एक बार ये पूरी लहर चला दी थी। बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं है, ये 5-6-7 सालों पहले की बात है कि अगर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ये भावना जो है, ये माइंडसेट बना दिया गया था। तो उनके उस स्ट्रेटजी को कैश किया कई सारे बिजनेसमैनों ने। तो ये ऐसा हुआ क्यों? तो धीरे धीरे पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में नफरत की कहीं कोई बात हो गई। चूंकि धर्म, राजनीति, जातिवाद, इसको लेके चीजें उठ रही थी जगहों जगहों पर, और जिनका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा था कि इसको दबाया जाए। मैंने खुद इस चीज को मैंने फेस किया है कि मैं एक बार एक शूट पे निकला हुआ था और वहां पर ये बात है, ये शाहजहांपुर के आगे की, नंगी तलवारें लेके लोग, लाठी और डंडे लेके लोग, महाराणा प्रताप की मेरे ख्याल से जयंती थी उस दिन, और पूरा रोड जो है जाम करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए। मैं भी बहुत कट्टर वैसा नहीं हूँ विचारधारा का, किसी भी उसको राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं हिंदू हूँ और जैसे सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मेरी भी अपनी श्रद्धा है, मैं वैसे ही करता हूं जैसे मेरे पूर्वज, मेरे सभी लोग, मेरे समाज में जैसे हम देखते सुनते आए हैं। लेकिन मुझे ये सब चीजें देख के पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। पीछे स्कूली बच्चे धूप में खड़े हुए हैं, उनके गार्जियन बेचारे बच्चों के सर पे वो करके, शेड करके, और किसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ छटे। नहीं, वो प्रॉपर पुलिस जो थी, भीड़ देख के नहीं अच्छा लगा, वो नंगी तलवारें और डंडे देख के अच्छा। नंगी तलवारें तो सेकेंडरी चीज है सर, क्योंकि भीड़ मेन चीज है। वो तलवारें तो चलो छोड़ो, उनको तो अलाउ किया गया था। वो तो आज के धर्म में मुझे लग रहा है लगभग सभी में किया गया है। आप देखिए, अगर तो हिंदू में देखेंगे तो आपने जैसे बताया कि इसमें नंगी तलवारें थी। आपका जिस समय परशुराम जयंती होती है तो लोग फरसे लेके चलते हैं। ये हिंदुओं में बात कर ली जाए, यदि मुस्लिमों में बात कर ली जाए तो एक रात को कोई कार्यक्रम होता है जिसमें वो लोग अपने ही शरीर से खून बहाते हैं, मुहर्रम में, और वो बराबर उस पर तलवार और पता नहीं क्या कटीली चीजें करते हैं। सिख अपना हर समय लेके ही घूमते हैं उस चीज को, तो उसमें आभूषण, तो ये सभी को बना दिया गया है कि ये हम पुराने भारत की बात कर रहे थे, हम नए भारत की बात कर रहे थे। हमने पुराने भारत में, मतलब मैं 1980s बोर्न हूँ, आप भी मेरे ख्याल से आसपास ही होंगे, तो हमने उस समय इस तरीके का हिंसक माहौल, इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन बहुत कम नहीं देखा। हमारे बचपने में हमने, वो उस समय चीजें धार्मिक हुआ करती थी, ना कि किसी को दिखावा या कट्टरवाद हुआ करता। धार्मिक नहीं सर, इसमें बेसिकली जहाँ मेरा घर है, उस घर के जस्ट बगल में राज मंदिर है। मेरा बचपन, मुझे देखो रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं उस वातावरण को महसूस करता हूँ। बचपन मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके श्री राम की आरती शाम को 8 बजे तय है, हम सब लोग उसमें समवेत होके और वहां पर आरती करना, भजन पूजन संकीर्तन करना, पूरा धार्मिक माहौल। लेकिन उस समय जो हमारे कानों में बात सुनने में आती थी, वो हमारे दरवाजे से निकलने वाला हर व्यक्ति, गांव का या दूसरे गांव का व्यक्ति, एक बात कहता था, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम में एक साउंड है, एक फीलिंग्स है, एक अपनापन है। जय श्री राम, आप के पिताजी या आपके घर में आप अपने दरवाजे में बैठे हो और एक व्यक्ति आपसे कह के निकले जय सिया राम, और एक व्यक्ति वहीं से कह के निकले जय श्री राम, साउंड में फर्क है। बिल्कुल है। तो जय सिया राम के ऊपर जय श्री राम जब हावी हुआ, ये मुझे नए भारत का सबसे बड़ा लॉस दिखाई देता है। पुराने भारत में हमारा जय सिया राम था, हमारे प्रति जो राम के प्रति जो हमारी आस्था थी वो डिवाइन थी सर, डिवाइन थी। और बिना सीता जी के राम का वैसे भी पूर्ण रूप नहीं है, तो पूर्ण रूप नहीं, पहले जो था वो पूर्ण रूप लिया जाता था, और वो फीलिंग अलग थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, भाई सिया राम कहने से पारिवारिक फीलिंग आ गई आपको कि हमने पति पत्नी दोनों को और माता सीता को पहले और राम को उनके बाद जय सिया राम। हाँ। और जय श्री राम का मतलब है कि हम रण में उतर चुके हैं, ऐसे लग रहा है कह कि सकते हैं हम शंखनाद कर चुके हैं। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं सर बताऊं, मैं अयोध्या तब गया था जब अयोध्या का मंदिर नहीं बना था। शिलान्यास में घर घर ईंट रख के चंदा मांगने वाला मैं व्यक्ति हूँ। चंदन इस देश की बाटी, तपोभूमि हर ग्राम है, बच्चा बच्चा राम की प्रतिमा, बच्चा बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है करते हुए पूरे गांव में
मैं अलग जगाते हुए उस शिला को घर घर घुमाता था और मैंने वो मौसम, वो माहौल, वो फीलिंग्स देखी है लोगों की कि लोग बढ़ चढ़ के उस शिलान्यास में हिस्सा लेते थे। लेकिन अपना समय और पैसा दोनों देते थे लोग। दोनों देते थे। लेकिन सर, मैंने जब समय के साथ में चीजों को महसूस किया कि कब उस श्रद्धा को, कब उस भक्ति भावना को राजनीतिक मोड़ दे दिया गया, कि उस भावना जो व्यक्ति ने अपने घर से, जिसका जो मन बन पड़ा, जो जिसके हिस्से में आया, जो जिसके हाथ में आया, उसने वो डोनेट दे दिया, बिल्कुल दे दिया। लेकिन वर्तमान समय में जब हम ये सुनते हैं कि जिस भक्ति भावना के साथ में, जिस फीलिंग्स के साथ में हिंदुस्तान के हर गरीब अमीर व्यक्ति ने, हर स्त्री पुरुष ने, हर बच्चे ने जो मन आया, जो हाथ में आया, बिना सोचे समझे डोनेट कर दिया, और जब हम सुनते हैं कि उस डोनेशन का हमें परिणाम क्या मिला, उसका सुपरिणाम क्या मिला, हमें ये सुनना अच्छा लगेगा कि जिस भावना को हमने डोनेट किया था उस भावना को बेच दिया गया, या उस भावना से लोगों ने अपने महल खड़े कर लिए। उस भावना का क्या किया आपने? कत्ल कर दिया उस भावना का। जय श्री राम बोल के आपने उस भावना को मार दिया, आहत कर दिया हमारी भावना को। मैं उस समय कह सकता था मैं कट्टर हिंदू, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कट्टर हिंदू कहने में। और उसकी वजह जितेंद्र जी ये है, नए भारत में जो मुझे नुकसान दिखाई देता है वो ये नुकसान दिखाई देता है कि आपने राजनीति की अंधी दौड़ में लोगों की भावनाएं आहत कर दी। अब आते हैं आपके उस पॉइंट के ऊपर कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये क्यों हुआ? जब लोगों की भावनाएं आहत हुई तो आप उस प्रोटेस्ट में जाके देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको 3 साल का बच्चा भी मिल जाएगा, 65 साल का बुजुर्ग भी मिल जाएगा, और यूथ से तो भरा पड़ा हुआ है। और वहां पर माहौल यह है कि कोई भी किसी के लिए खाना भेज रहा है, पूरी दुनिया से खाना वहां पर जा रहा है। हिंदू विरोधी नारे भी लग रहे हैं। हिंदी देखिए, जब मॉब होगा, अब उसमें ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ, और राजनीतिक स्टंट के चलते ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अन्ना हजारे जी वहां पर शामिल हो गए, और दुनिया भर के राजनेता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति है जो वहां पर नहीं गया है, तो उसको किस रूप में, किस जगह से उसको निकाला जाए, उसको खत्म किया जाए, दबाया जाए। मुझे एक प्रोटेस्टर की बात बड़ी अच्छी लगी थी कि यंग सा लड़का था, उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर, हमारे देश में धरना देने का जो एक रिवाज है बहुत पुराना है। गांधी जी ने भी धरना दिया, सुभाष जी ने भी, बाबा साहब ने भी धरना दिया, तो एक बहुत पुरानी परंपरा है धरना देने की। और धरना देने की परंपरा ऐसी है कि जब धरना दिया जाता है तो जो विरोधी व्यक्ति होता है वो धरना तोड़वाने के लिए आता है, संवाद करता है, बात करता है, बिल्कुल। फिर उसको पानी पिलाया जाता है, ना कि उसके ऊपर आप लाठियां या फिर पायलट गन या फिर पानी की बौछार या फिर आंसू गैस। भाई वो आज की पीढ़ी है, वो जेनजी है, वो तो अपने बाप से 4 लट रोज खाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो डांस कर रही है वहां पर, बिल्कुल डांस कर रही है, मीम्स बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, वो एंजॉय कर रही है, वहां पार्टी एंजॉय कर रही है उसको। वहां पर पिकनिक का अड्डा बना दिया उसने, ये तमाचा मार दिया उसने गवर्नमेंट के मुंह पर कि मारो मुझे। पूछ रहे हैं लोग, भाई साहब आंसू गैस नहीं है क्या स्टॉक में, मारो यार, थोड़ा सा मौज लिया जाए। तो बिल्कुल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये यूथ है सर, ये जनरेशन है हिंदुस्तान की, आज की पीढ़ी है, आप उसको इस तरीके से नहीं बरगल। और उसमें वो भी व्यक्ति है जो आर्मी से रिटायर्ड है, वो व्यक्ति भी है जो आज नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गया है, वो व्यक्ति भी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है बहुत लंबे समय तक, लेकिन जब उसके बच्चे का नीट का एग्जाम विफल हो जाता है, जिसमें उसने अपने किस तरीके से पेट काट काट के और अपना काम अपना चलाया, लेकिन अपनी बेटी को, अपने बेटे को पढ़ाया उसने, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो वो कहाँ रहा, और उसकी बच्ची ने या बच्चे ने मान के चलिए सुसाइड कर लिया, इकलौता बच्चा था। और कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? बिल्कुल किया। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये एकदम से महीने 2 महीने की घटना नहीं है। जब उसने सीजेपी का ये जो बना, ऑनलाइन पोर्टल बना, उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन में जो सब्सक्राइबर हुए वो बीजेपी से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा, कई मिलियन, बहुत कम समय में। और क्यों? उसको हम प्रायोजित नहीं कह सकते, मान के चलिए आपका कहना ठीक है कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, उन्होंने उनको टारगेट किया, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स इनके बहकावे में आए क्यों? उनको कुछ ना कुछ नजर आया होगा कि भाई बहुत हो गया यार, अभी यार थोड़ा सा हिंदुस्तान के सर मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है, यहाँ पर जितने भी आक्रांता आए, मुगल, हूड़, कुषाण, अंग्रेज, फलाने ढिमाके, दुनिया भर के लोग आए, तो हिंदुस्तान की
एक जो खासियत है, चूंकि अभी रिपोर्टिंग के बाद में अभी मैं प्रोग्रामिंग मीडिया से जुड़ गया हूँ, फिल्में लिखता हूँ, बनाता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई है कि यहाँ पर एक फिल्म बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, कुछ नया चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है, एक पैटर्न भी बदलना चाहिए। पैटर्न बदलना चाहता है। नेटफ्लिक्स पर अगर एक बार पैटर्न चल निकला क्राइम फिल्मों का, क्राइम सीरीज का, तो एक टाइम तक जाएगी और उसको लकीर का फकीर करने वाले बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो अच्छा ये हिट हो गया, मिर्जापुर हिट हो गया तो अच्छा इसी तरीके का दूसरा बनाते हैं, पंचायत हिट हो गई तो इसी तरीके से दूसरी बनाते हैं। तो वो पिछलग्गू लोग होते हैं कुछ। इसी तरीके से राजनीति का हाल है, इसी तरीके से हर बिजनेस का हाल है। अगर कोई बिजनेस हिट हो गया तो उसी बिजनेस को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छा यार ये पैटर्न चल रहा है इस समय, यहाँ से कर लो, ये ठीक हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर बहुत सारे आक्रांता आए आज तक हमारे हिंदुस्तान की पावन धरती को लूटने के लिए, यहाँ पर राज करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए। लेकिन एक समय तक तो हिंदुस्तान ने सब सहा। ठीक है, ओके भाई, को स्वागत है आपका, गुड, बढ़िया चल रहा है, ठीक है सर, आपके लिए भी काम करेंगे, आपके लिए ही काम करेंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब सहा, लाठी डंडे सहे, गालियां सही, सब कुछ सहा। लेकिन जब अति हो गई, जब आम जनता को लगा, क्योंकि जनता का एक बहुत पुरानी कहावत है, दिमाग नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता का दिमाग है। और वो दिमाग जब एक साथ, और दिमाग क्यों नहीं होता, इसका पीछे एक लॉजिक है, एक उसका तर्क है कि भीड़ अलग अलग लोगों से भरी होती है, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से भरी होती है, जाति धर्मों के लोगों से भरी होती है। तो कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। हम पूरब में पूजा करते हैं, वो पश्चिम में पूजा करते हैं, तो डिफरेंस बहुत होता है। लेकिन जब एक धरातल पर पूरी भीड़ एक ही एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है तो सोच एक हो जाती है, और सोच एक हो जाती है तो उसका नतीजा निकलता है कि हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ता है, वो चाहे गैर मुल्की कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों ना हो, कुछ भी हो। वो जब सोच एक होती है, जब हम अपने आप को, तो फिर एक लहर उठती है, एक लहर उठती है। तो ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये उस लहर का एक छोटा सा नमूना है। अगर हिंदुस्तान में जो अपेक्षाएं हिंदुस्तानियों को थी, जिस तरीके के मैनिफेस्टो, जिस तरीके से जो वादे सरकारों द्वारा किए गए थे, उन वादों को पूरा नहीं भाई। अगर आपने किसान की आय को दोगुना करने का बोला है तो किसान को इतनी तो रियायत दो कि जो किसान की फसल का बीमा हुआ है उसको बीमे का कुछ तो भुगतान मिल जाए घूस देने के बाद। स्टूडेंट्स के लिए आपने बोला है कि आप उनको रोजगार देंगे, तो कम से कम रोजगार इतना तो कर दो भाई उसके लिए कि उसका पेपर लीक ना हो। कम से कम वो मेहनत जो उसने साल भर करी है वो ईमानदारी से पूरा अपना परफॉर्मेंस दे सके, और वो फेल या पास वो तो उसकी। इस पे शायद सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए, जैसा कि अभी मोदी जी ने कहा कि हमने तुरंत जो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट ताकत थी उसका इस्तेमाल करके, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके पेपर सही से पहुंचाया, समय से पेपर भी कराया, समय से उसका रिजल्ट भी किया, और वो अपनी गलती इस चीज़ को मान रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को, उनका जो भाव था, उनका जो चेहरा था, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उस भाव में था कि उन्होंने अपनी गलती मानी, और गलती मान के उन्होंने उसका समाधान दिया। सबसे पहले समाधान देने के बाद उन्होंने इस चीज़ का भी वादा किया है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के, फास्ट ट्रैक चलवा के इसको, और जिसका भी दोष होगा उसको जरूर सजा दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जाता है कि सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। ये खूबसूरती है सर, ये मैं मानता हूं कि एक बड़प्पन, एक जो बड़े दिल कि अपनी गलती मान लेना। अगर अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं तो नो डाउट, अगर भाई गलतियां किसी से भी हो, गलतियां किसी से भी, और मैं ये मानता हूं कि सरकार चलाने का मतलब होता है कि आप कांटों का ताज अपने सर पर रख के बैठे हुए। बिल्कुल बैठे हुए, इतना आसान नहीं है। 4-10 लोग घर में होते हैं, जो घर का मुखिया होता है वो 10 लोगों को उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो पॉपुलेशन, लेकिन अगर वैसे हम लोग देखेंगे तो, मतलब ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इससे मैं किसी को वो नहीं करता, कि जो प्रोटेस्ट था, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, जो वजह थी वो बहुत मजबूत नहीं थी। बीच में उसका जो उद्देश्य था वो फिट हो गया कि भाई कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उसका न्याय मिलना चाहिए,
अंत जो हो रहा है उसका कि जिसमें लाठीचार्ज, इस तरह का पथराव, जिस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि देश के विरोध में बात करना, हिंदुओं के विरोध में बात करना, पत्थर और ईंटें लेके बैठ के पहले से तैयारी रखना कि हमको तो पत्थरबाजी भी करनी है, तो ये सब चीज़ें तो गलत हुई। लेकिन ओवरऑल अंत भला तो सब भला कहा जाता है कि अगर उन सब से एक मैसेज सरकार को जाना था कि सरकार से गलती हुई है, उस गलती को भविष्य में ना दोहराया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, तो वो उद्देश्य काफी हद तक सफल हुआ है। क्योंकि उन्हीं सबको देखते हुए अगर माननीय मोदी जी ने उस चीज को माना कि हमसे गलती हुई है, सरकार से गलती हुई है, और सरकार ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में तुरंत परीक्षा कराई, तुरंत रिजल्ट दिलवाया, और उसके साथ उन्होंने जो भी व्यक्ति इसमें दोषी था उसको दंड देने का प्रावधान निर्धारित किया। तो ये कहीं ना कहीं तो उस प्रोटेस्ट और छात्रों की एक आवाज का ही नतीजा है। हाँ, आवाज का बिल्कुल नतीजा है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीट का प्रोटेस्ट नहीं था। लगभग 184 अभी तक पेपर लीक हो चुके हैं। 184 जो नौकरियों की वो होती बिल्कुल है वो लीक। आए दिन यही होता है कि क्या हुआ, उन्हें सब लीक हो गया। अब इसमें लीक होने में जिन 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 10,000 बच्चों ने लाभ लिया वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन उन लाखों बच्चों की क्या गलती जिनके पास ना तो लीक पेपर पहुंचा और ना ही उनको उसका लाभ मिला। डेफिनेटली। तो ये गुस्सा सिर्फ नीट पेपर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अभी है ये पहले से गुस्सा यूथ में धीरे धीरे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूथ को बिल्कुल बहुत कि भाई यहाँ पर आके अपना विरोध हम दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन सरकार से गलती से तरीका सबका अलग अलग था। कोई पत्थर लेके आया विरोध दर्ज कराने, कोई अपना म्यूजिक सिस्टम लेके आ गया, कोई अपना बर्गर लेके आ गया। तो इसी को जैन जी कहते हैं। ये जैन जी पीढ़ी है, ये नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी जो है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, साहसिक भी कह सकते हैं, दुस्साहसिक भी कह सकते हैं, मौजी भी कह सकते हैं, बंदर टाइप की पीढ़ी है। वो कोई परवाह नहीं करती है चीज़ों की। और अब जो भी है, अब जो देखिए, मेरा एक सिंपल सा, जितेंद्र जी, एक वो रहता है, वर्डिक्ट रहता है इस टाइप की डिबेट पर, इस टाइप के हम जजमेंटल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। जो सच होगा वक्त के साथ में वो सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने भी बोला था कि हमारे देश में दुनिया भर के हूण कुशाड़, ये वो आक्रांता आए, उन्होंने राज किया, गुलाम बनाने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, सब कुछ किया। लेकिन एक लेवल तक तो ठीक था कि ठीक है आप करो। लेकिन जैसे ही अति हुई, और अति सर्वत्र वर्जते हैं, तो जैसे ही अति हुई वैसे ही फिर हिंदुस्तान का जो उसकी स्पिरिट है, जो धरती माता की जो स्पिरिट है, जो राष्ट्रवाद की स्पिरिट है, वो यहाँ पर इसी देश में ही है वो, और कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं है। आप जब अगर आपने महसूस किया हो, कारगिल युद्ध हो रहा था, कारगिल युद्ध के टाइम पर मैंने खुद फील किया था कि घर घर में जो हमारी मुट्ठियां थी वो भींच रहे थे हम लोग ऐसे, क्योंकि जब देख रहे थे कि हमारे जो वीर सैनिकों के ताबूत है वो निकल के आ रहे हैं, लोग बलिदान हो रहे हैं, लोगों की शहादत हो रही है, तो हर घर में जो है ना, लोग कह रहे थे बस भेज दो हमें, भेज दो, लाठी लेके चला जाऊंगा मैं मोर्चे पर। बिल्कुल। तो ये हिंदुस्तान में ही खूबसूरती है, ये और कहीं नहीं हो सकता, और कहीं बिल्कुल कहीं नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली मैं सर यही कहूंगा कि हमारा देश, सरकार के पास एक मौका है, मुझे लगता है कि यदि बच्चों की बात समझ ले, जनता की बात समझ ले, छात्रों के हित को समझ के जो निर्णय लिया है मोदी जी ने, यदि उसको कंटिन्यू करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उसको रिजल्ट देते हैं, तो शायद है कि जनता फिर साथ होगी, छात्र फिर आशीर्वाद देंगे। डेफिनेटली। अन्यथा ये जैन जी है, क्या करेगी हम आप भविष्य में देखेंगे। देखिए, आने वाला समय सर इन्हीं का है, बिल्कुल इन्हीं का। और हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हमें समझाई है, और जिसकी वजह से बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है भाजपा भी इस क्रम में चल रही है। जैसा कि अभी पहले हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो वरिष्ठ व्यक्ति ढूंढे जाते थे, आज की डेट में उन्होंने एक युवा व्यक्ति को, बिहार के एक ऐसे व्यक्ति को जिसको खुद नहीं पता था कुछ समय पहले कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर सुशोभित हो सकते हैं। शायद हो सकता है वो अपने मंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद के लेके चिंतित हों एक विधायक बनने के बाद, और उनको उठा के बैठा दिया गया है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे। तो कहीं ना कहीं वो भी जान रहे हैं कि युवाओं को समझने के लिए एक युवा सोच की आवश्यकता है। और आगे जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आगे भविष्य में ये जो भी इनकी कमेटी बनेगी, लोग बनेंगे, उसमें भी कई सारे वरिष्ठ लोगों को, क्योंकि वरिष्ठ के सोचने का नजरिया अलग रहेगा, और जो युवा रहेगा उस पे, युवा शक्ति जब उस पे बैठेगी तो उसकी भी विचारधारा कहीं ना कहीं युवाओं को समझने वाली होगी। तो समय के साथ परिवर्तन करते हुए यदि सरकार, पार्टी
ये इस चीज को समझती है और युवाओं की सोच के साथ युवाओं के हित में चलेगी, तो लंबा जा सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली लंबा जा सकता है। अन्यथा तो हम क्या आप बैठ के प्रॉब्लम है? देखेंगे कि कौन बीजेपी कहाँ है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत में लोगों ने स्वीकार इसलिए किया स्वीकार इसलिए। क्योंकि उनके पास में लोगों को विजन नजर आया। उनके पास लगा कि इनके पास में कि विजनरी लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देश को कहीं और लेके जाएंगे। हम बिल्कुल। पक चुके हैं बिल्कुल। अनपढ़ लोगों से और आलतू फालतू लोगों से। अब कुछ नया चाहिए नया चाहिए। और इन्होंने वो नया करने का और देने का वादा किया लोगों के सामने। वादा किया और शुरुआत में जैसा कि अच्छा भी देखने को रहा। मिला, बहुत अच्छा रहा। हो सकता है बीच में कुछ समय खराब गया हो, उम्मीद करते हैं आने वाला समय फिर शायद अच्छा जाए। देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा अपना परसेप्शन है कि अगर एक कच्चे घर में हम 4 भाई प्यार से रह सकते हैं तो हमें वो कच्चा घर ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन हमारा घर पक्का हो, उसमें संगमरमर लगा हो, उसमें आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमाल का आर्ट वर्क हो, एसी वेसी डीसी फीसी सब लगा हो और उसमें 4 भाई रहते हों और चारों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, हमें सर वैसा कच्चा घर नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहेगा। अगर विकास की तर्ज पर अगर नफरत की जो बात है वो फैलाई जा रही है, हमारे एक घर में पति पत्नी दुश्मन है भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, भाई भाई दुश्मन है। राजनीति की जो ये आग है वो यहाँ तक घर कर गई है कि दोस्त बहुत बहुत लंबे समय से दोस्ती चली आ रही थी, लेकिन भाई एक बात पे मतभेद हुआ और वो दोस्ती टूट गई। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा देश सर बहुत सुंदर देश है, बहुत प्यारा देश है। उम्मीद करेंगे वो ऐसा ही बना रहे। देश बहुत प्यारे हैं और जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत प्यारी सी बात कही है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत आम सी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। बड़ा मसला हो सर, कितना भी बड़ा मसला हो, नेशनल इंटरनेशनल रीजनल कुछ भी हो, पारिवारिक सामाजिक कैसा भी हो, बात करने से बात बनती है हमेशा। अगर आप बात करेंगे तो बात बनेगी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर अखिलेश चौधरी जी, और आपके विचार काफ़ी उच्च कोटि के हैं और आपने कहीं ना कहीं हम लोगों की चर्चा में, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे विषय जो लोग उसको अलग तरह से देख रहे थे, शायद हम लोगों की चर्चा में लोगों को उसको सामान्य भाषा में समझने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सुनने में आ रहा है कल लखनऊ में भी एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, तो देखते हैं उसमें भी क्या होता है। आपने जैसा कि बोला बात करने से बात बनती है, तो यहाँ पे बात की जाएगी या किसी जैसा कि दिल्ली में बात करने का प्रयास किया गया वैसे ही बात होती है, देखेंगे हम लोग आने वाले समय में। गॉड नोस। ठीक, नमस्कार।